लाइट रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का हमारा कल जो समझाया था वो समझ में आया था थोड़ा बहुत, ठीक है। हमेशा याद रखना, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं इसको। रिफ्रैक्शन क्या होता है फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो कोशिश करती है कि वो बेंड हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बेंड हो जाती है, ईदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट बेंड्स, वो क्या हो जाती है, बेंड होती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात समझ में आ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, गलत, जिसमें ज्यादा होती है स्पीड उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, तो हम क्या बोलते हैं उसको, रेयरर मीडियम। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो क्या बोलेंगे, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, तो हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ये बात समझ में आई। अब होता क्या है, लाइट को कितना बेंड करेगी वो डिपेंड करता है कि जो आपका मीडियम है वो कितना ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो आपका मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चे, किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या फिर अगर हम बात करें आपका एक तो ग्लास का हो गया और डायमंड का हो गया, एयर का हो गया, या किसी और मीडियम का हो गया, वाटर का हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो कोई सा भी जो मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो एक होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एक होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है या कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि आपकी लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है वो तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, क्या हमारा न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, नहीं, न्यूमरेटर हम, अच्छा इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा, एब्सोल्यूट है ये। एब्सोल्यूट मतलब कि वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए है। आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ जब देखा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है पक्का। तो ये क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर इज द स्पीड, ठीक है, लोअर इज स्पीड, और स्पीड कम है तो क्या होगा आपका, द मीडियम विल बी ऑप्टिकली डेंसर। अगर मान लो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, आपके पास एक ए मीडियम है और एक बी मीडियम है। ए मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है
और बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चे? 1.7। अब मुझे बताओ इनमें से ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है? ऑप्टिकली डेंसर हमने क्या पूछा कि ए और बी में से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम होगी बच्चे? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो आपकी बी में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और ये ऑप्टिकली डेंसर है। तो विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर? विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर? कौन सा ज्यादा डेंसर है बच्चे? आपका 1.7 वाला ज्यादा डेंसर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप इसको प्लीज इस तरीके से लिखना, मीडियम बी हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? मीडियम बी हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which implies the speed of light in medium is low. That implies that it is more optically denser. बच्चे ये बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आई? तो हमारा क्या है? ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, which is optically denser? 1.7 optically denser. किस में? Which of the two media has higher speed of light? In medium A with refractive index 1.5 will have higher speed of light. समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ, ओके। ये हुई बात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। विच मीडियम और विच मटेरियल हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड। दैट मींस इन केस ऑफ डायमंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.42। ठीक है, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लेस यार, बहुत लेस है। समझ में आई बात? द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। ठीक है, तो वाई योर डायमंड इज कॉस्टली? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शाइन करता है। ठीक है, डायमंड के केस में एक स्पेशल आपका फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसकी वजह से आपका डायमंड जो होता है वो कॉस्टली होता है। एक बात और पूछूं, आप सभी लोगों ने देखा होगा डायमंड की एक पर्टिकुलर शेप होती है। डायमंड की एक पर्टिकुलर शेप होती है, क्यों होती है? क्या? और आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा बच्चे, क्या सुना होगा? हीरे को तराशना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है, वो डायमंड जब ही शो करता है जब वो अपनी डायमंड वाली शेप में आता है। जैसे ही आप उसकी शेप खराब कर दोगे तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं शो कर पाएगा, जिसकी वजह से ना वो चमकीला होगा और ना ही वो महंगा होगा। क्या वो महंगा नहीं होगा बच्चे? वो तब भी महंगा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि जैसे ही इसकी शेप ठीक कर देंगे तो ये कॉस्टली बिकेगा। समझ में आई बात? तो इट वॉज द स्टोरी ऑफ डायमंड। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहे हो? अब सुनो, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बोलूं आपको ओके, अगर मैं आपको बोलूं दैट हमारे पास 3 मीडियम है BAC, ठीक है, ओके, और मैंने बोला कि बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है और सी में सबसे कम है। बी में सबसे ज्यादा है और सी में सबसे कम है।
मुझे बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे, तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं इसके बाद। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्पीड ऑफ लाइट को कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ कोरिलेट करते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है और एक मीडियम सी है। ठीक है, यहां पर आपका था दिस वॉज योर ए मीडियम, this is your B medium and this is your C medium and सबके ऊपर एयर है। सबके ऊपर क्या है? एयर। आपको मालूम है इधर नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल तो सबके साथ होता है। ठीक है, इधर से लाइट आती है, जाना स्ट्रेट चाहिए, लेकिन स्ट्रेट जाने की जगह कहाँ जाती है? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती है और इधर हो गया। ठीक है, मान लो ये एंगल बना रहा है 40 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? 40 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल हुआ? 40 डिग्री। इधर भी आपकी लाइट आई, जाना स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन उसने फिर से डिफ्लेक्ट हुआ और ये एंगल आपका 30 डिग्री का बना। ठीक है, और इधर क्या हुआ? एक मिनट, ये रुक जाओ। चलो ओके। ठीक है, अब आपका सी मीडियम में क्या होता है बच्चे कि आपका ये रे आ रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, और इधर डिफ्लेक्शन होता है आपका, इधर सिर्फ 10 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, आप प्लीज नोटिस करो इधर कौन सा एंगल बना? 10 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 40 डिग्री। आ रही बात समझ में? आपको तीनों सेम लग रहे होंगे, मैंने इसलिए मेजरमेंट के लिए एंगल दे दिए। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कौन से मीडियम में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा किस में डिफ्लेक्ट हुआ है? सी में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स नॉर्मल ही चला गया है। और सबसे कम डिफ्लेक्शन किस में हुआ है? ए में। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इधर सबसे कम हुआ है एंड इधर डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है। ये बात समझ में आई? तो अब मुझे इतना बताओ कि जब इधर डिफ्लेक्शन कम है और उधर ज्यादा है, ए बी और सी में से कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है? सी मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन सी, और उस मीडियम में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है, विच एम्प्लाइज स्पीड ऑफ लाइट in C is lowest, which implies C is optically denser। बच्चे ये आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। आपको अगर ऐसे डायग्राम दे दिया, एंगल बता दिया, तो आप क्या देखोगे? तो अब आपका क्या है, अगर मैं बोलूं आप कौन कौन से पॉइंट को एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के दे आप कोरिलेट कर पाओगे? पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर स्पीड ऑफ लाइट से बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट अगर स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी less, if the speed of light is very less, ठीक है, in a medium, in any medium
This implies that bending of light will be bending of light towards normal will be more. ध्यान दो, if the speed of light is very less, then bending of light will be very high. ठीक है, which implies deflection of ray will be very high, This implies the medium has very high refractive index. The medium will have very high refractive index. बच्चे अब पेपर में चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट को कोरिलेट करना चाहें, चाहे वो बेंडिंग ऑफ लाइट को कोरिलेट करना चाहें, या डिफ्लेक्शन को कोरिलेट करना चाहें, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्या आप कोरिलेट कर पाओगे? वो डिफ्लेक्शन आपको एंगल के थ्रू बता सकते हैं, या किसी और तरीके से लिख करके बता दे कि इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है। क्या क्वेश्चन निमट जाएगा? हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। These things are interconnected, correlated, so it can be done. Yes or no? Obviously yes. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जो बात करी थी बच्चे वो थी आपकी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लो अगर एक ए मीडिया है और एक बी मीडिया है, लाइट ट्रेवल कर रही है, ये इंसिडेंट रे है, आपका ये नॉर्मल है, लाइट को जाना ऐसे चाहिए, लेकिन इधर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चेक करते हैं कैसे बेंड करेगी। मान लेते हैं आपका जो ए मीडिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका 1.7। ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कौन सा मीडिया ऑप्टिकली डेंसर है? बी ऑप्टिकली डेंसर है और ए ऑप्टिकली रेयरर है। यानी कि हमारी लाइट कहां से जा रही है? फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। इस बात से एग्री करते हो ना? ठीक है, तो मुझे ये बताओ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो लाइट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई बात समझ में? आ गई समझ में? ठीक है, और वहीं पर मान लो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं 1.8 कर दूं तो वो थोड़ा और पास जाएगी। ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? ये होता है आपका अगर आपको दो मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो। ठीक है, अब मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्लास दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है? पहली बात तो इसका मतलब होता क्या है? ये है क्या? इसको हम पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, W इज वाटर एंड G इज फॉर ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मान लो अगर आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मान लो कोई क्वांटिटी एक्स दे रखी है, कोई क्वांटिटी है जो कि एक्स दे रखी है, और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या होगा? पहले वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था, अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसको निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन आई बात समझ में? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये क्या हो जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन बच्चे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई? हाँ, नहीं आई? दो चार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एक बार लिख लो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका इसको थोड़ा जनरल लिखना चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, यहाँ पर आर आई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बार बार नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि आर आई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यान से सुनो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इज 2/3। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y x विद रिस्पेक्ट टू y है ना, यानी कि x y है या y x है? y x है। क्या है? y x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इसे कैसे पढ़ा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ये क्या गिवन है? 2/3। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z इज 4/3। समझ में आया? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z है। हमें से पूछा गया है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y बनेगा क्या? वेलोसिटी इन मीडियम x, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y इज गिवन 2/3। इधर क्या दे रखा है? वेलोसिटी इन मीडियम y अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम z इज इक्वल्स टू 4/3। इधर हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी, एक्चुअल में हमें वेलोसिटी इन मीडियम z अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम x चाहिए। ठीक है, तो किसको किससे डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा? कैसे करेंगे? अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो
वेलोसिटी इन मीडियम z अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम y कितना आ गया, 3/4 आ गया। और ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। ठीक है, इधर तो डायरेक्टली काम चल जाएगा, हमें z अपॉन x चाहिए ना, z अपॉन x चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, क्या मैं लिख सकती हूँ, वेलोसिटी इन मीडियम z अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम y अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम x अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम y। ये कैंसिल हो गया तो आंसर यही आएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4 बच्चे, z विद रिस्पेक्ट टू y है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अपॉन में 2/3। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या आंसर आ गया, 3/4 इंटू में 3/2, तो कितना आंसर आ गया, 6/8, 6/8, 9/8, क्या आंसर आया, 9/8। ठीक है, परफेक्ट आंसर। ये समझ में आया, इसको कर लो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इन्होंने बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने क्या रखा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम y आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, y और x है, y और x कैसे रिलेटेड है बच्चे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y गिवन है, कितना गिवन है, 2/3, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम y अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम x कितना गिवन है, वेलोसिटी इन मीडियम x हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो प्लीज देख लो, वेलोसिटी इन मीडियम y कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू में 3 इंटू 10⁸, ये आपका वेलोसिटी इन मीडियम x था जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y कितना हो गया बच्चे, 2 × 10⁻⁻, मीटर पर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में, बच्चे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेज। ठीक है, लेंसेज। ठीक है, लेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये टॉपिक हमारा फिर भी जल्दी कवर हो जाएगा बिकॉज आपने वो मिरर का ऑलरेडी कवर करा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई, लेंस हो गया। ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा लेंस है बच्चे, कॉनकेव। ठीक है, तो जो ऊपर से टेपरिंग होता है और बीच से ब्रॉड, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और वाइस वर्सा कॉनकेव। ठीक है, अब इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। बच्चे यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं, तो लेट अस डू देम। आपके 3 रूल्स के लिए 3 डायग्राम बना लेते हैं। राइट, एंड सेम आपका इधर भी होगा, कॉन्वेक्स के कॉनकेव के केस में भी, वन इज दिस वन, अदर इज, लेंस के सिर्फ एक साइड से लाइट पास कर सकते हैं या दोनों साइड से,
लाइट में, लेंस के केस में दोनों साइड से लाइट पास कर सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर होता है आपका F1 फोकस 1, इधर होता है आपका ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, इधर होता है आपका F2 और इधर होता है ट्वाइस ऑफ F2। सेम सब केस में होता है। आप बोलोगे दो फोकस क्यों है, दो फोकस क्यों है बच्चे? लाइट इधर से भी जाएगी तो उधर फोकस करेगी, उधर से आएगी तो भाई लेंस अगर मैं इधर लाऊंगी एक, तो इधर से भी मैं देख सकती हूँ और आप उधर से भी मुझे देख पाओगे। आई बात समझ में? तो लेंस में सिर्फ एक तरीके से लाइट नहीं होती, आप दोनों तरीके से देख सकते हो। मिरर में वो केस नहीं होता। मिरर में वो केस होता है क्या? नहीं होता। आई बात समझ में? तो सब में क्या होगा बच्चे? F1 ट्वाइस ऑफ F1, सेंटर नहीं लिखते, ट्वाइस ऑफ F1। ऑप्टिकल सेंटर F2 ट्वाइस ऑफ F2। ऐसे ही इधर ऑप्टिकल सेंटर F1 ट्वाइस ऑफ F1, F2 ट्वाइस ऑफ F2। क्या यही चीज है इधर भी होंगी? यस, सेम चीज है इधर भी होती है। F1 ट्वाइस ऑफ F1 और इधर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर हर जगह। इधर क्या आ गया बच्चे आपके पास? F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2, F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। फिर इधर आ गया F2 एंड। So platform is ready. Now we can draw some figures here. The first rule is same. Any ray which is parallel to principal axis will pass through focus. Any ray which is parallel to principal axis will pass through focus. Parallel to principal axis, pass through focus. आई बात समझ में? ठीक है, आप कहोगे क्या लाइट सिर्फ यहां से जाएगी? बाय कन्वेंशन हम यहां से लेते हैं, अदरवाइज दोनों साइड से जा सकती है। अगर फोकस से लाइट आ रही है then it will be parallel to principal axis after refraction. After refraction, ठीक है। और आपको लाइट को बेंड कहां से कराना होता है बच्चे? मिड से। कहां से बेंड कराना होता है? मिड से। चेक कर लो, मैंने यहां से नहीं बेंड कराया। कहां से बेंड कराया? मिड से। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो स्ट्रेट चली जाती है। क्यों बच्चे? बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इट कैन टेक। ठीक है, तो ये हो गया। आई बात समझ में? इधर भी सेम होगा। अगर आपकी लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाती जरूर है बच्चे, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इस वाले फोकस की तरफ आने की कोशिश करेगी और फिर हम इसको आगे ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? बेटा नहीं समझ में आ रही? किसको नहीं समझ में आ रही? ईमानदारी से कोई भी क्लास में जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, एनीवन, ईमानदारी से घर में जाके 100 बार बनाना। हाँ भाई, तो आप लोग को मैंने बताया जिसको समझ में नहीं आई वो घर जाकर के 100 बार बनाएगा। ठीक है, 100 बार में मैं गारंटी ले रही हूँ 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चले जाएगी? पैरेलल। आप कहोगे ये वाला फोकस क्यों नहीं लिया? बोल के देखो, ये वाला फोकस क्यों नहीं लिया? अबे रिफ्रैक्शन दो, उन दो, लेंस तो आन दो बीच में। भाई लेंस भी तो बीच में आना चाहिए, बिना लेंस के कैसे रिफ्रैक्शन कर दोगे? पता चला यहीं से पास करा के यहीं पे रिफ्रैक्ट करा दिया। समझ में आई बात? तो वो वाला फोकस लोगे। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जैसे आएगी
वैसे ही जाएगी। समझ में आई बात? दीज आर द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स इन केस ऑफ लेंसेज। ठीक है, अभी सबके डायग्राम्स बनाएंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द मिरर्स। ओके, कॉनकेव लेंस की प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। नाउ द रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला केस आपका कौन सा होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? व्हेन, और मैं डायरेक्ट लिख दूं एट इंफिनिटी। दूसरा क्या हो जाएगा? बियॉन्ड 2f1। फिर तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे? एट 2f1। फिर चौथा क्या हो जाएगा आपका? बिटवीन 2f1 एंड f1। फिर एट f1, और फिर छठा क्या हो जाएगा? f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सारे रूल्स हमें मालूम है, सेम रूल्स के थ्रू हमें बनाना है। इफ तो यू हैव टू प्लेस अ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, any ray which is coming from infinity is considered parallel to principal axis. Parallel passes through focus, and then again parallel passes through focus. So whenever a ray is parallel to principal axis, it will pass through focus. Okay, तो image कहाँ पर बनेगी बच्चे? Image will form at F2। यहाँ पे मैं इमेज का डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। तो इमेज विल फॉर्म एट F2 हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में क्या आ रहा है? बियॉन्ड 2f2। तो इधर क्या बनाया आपने? ए और बी बनाया आपने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, then it will come through focus and will become then parallel. So the image will form at between f2 and twice of f2. Between f and 2f2 डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड और कैसी है बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें कहाँ पे बनाना है? 2f2 पे, 2f1 पे रखना है, और एग्जैक्टली बननी कहाँ चाहिए? 2f2 पे, ए और बी। बच्चे इधर इसको a डैश b डैश कर दो। इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a डैश b डैश से। आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, फोकस से पास किया, फोकस से पास किया, वाओ। ठीक है, सो योर इमेज इज फॉर्म्ड हियर, परफेक्ट। ठीक है, रेज पे एरोज जरूर बनाने हैं, नहीं तो नंबर कटेंगे। ठीक है, अब इसका क्या बना? इमेज कहाँ पर बनी? एट 2f2। कैसी बनी? सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? ये तीन डायग्राम समझ में आए? अगले तीन डायग्राम में क्या कह रहा है बच्चे? बिटवीन 2f1 एंड f1 में रखना है a एंड b parallel to principal axis will pass through focus. If it is passing through focus, it will become parallel after refraction. Arrows जरूर बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। Here is your image formed. तो क्या बना? Image is formed beyond
बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, और कैसा बना, एनलार्ज्ड, और क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब किस पे रखोगे, F1 पे रखोगे बच्चे, पैरेलल, फोकस से गया, एरोज, अगेन आई एम सेइंग, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो rays are parallel, rays are parallel, so these two rays will meet at infinity। तो इमेज कैसी बनी, एट इंफिनिटी बनी, कैसी बनी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड, समझ में आ रहा है, समझ में। अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, अगर रे पैरेलल गई तो फोकस से, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो क्या ये रेस कभी मीट करेंगी इधर, तो ये कहाँ मीट करवाते हैं हम, पीछे, समवेयर हियर। ठीक है, ओके, तो ये इमेज कहाँ पर बनी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कैसी बनी, एनलार्ज्ड, और कैसी बनी, वर्चुअल एंड। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा आता है जहां पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सारे केसेस में क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम हाईली डिमिनिश्ड टू हाईली एनलार्ज फॉर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहां तक ये बात समझ में आ गई। इन डायग्राम्स को कितनी बार प्रैक्टिस करना है, 100 बार, एक काउंटडाउन लगा लो। ठीक है, कभी ये मत बोलना कि मुझे आता है, जस्ट प्रैक्टिस इट। ठीक है, we'll also try to correlate them with the numericals which are given in the question. Now ray diagrams formed by concave lens, यहाँ पर सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, कौन कौन से, when the object is kept at infinity, और दूसरा कौन सा होता है, in front of the lens। आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, F1 twice of F1, F2 twice of F2। ठीक है, तो when your object was kept at infinity, कहाँ रखा गया था, तो any ray coming from infinity is parallel to principal axis will pass through focus, same, any ray coming from infinity is parallel to principal axis will pass through, तो image will form at F2, कैसी बनेगी, हाईली, कुछ गलत कर दिया ना, बहुत गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत कर दिया, ये लेंस तो कन्वर्जिंग है ही नहीं, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। मैं वही बोलूं, रियल और इन्वर्टेड कैसे आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, इसको कर दो F2 ट्वाइस ऑफ F2, ये बच्चे इधर फोकस पे आने की कोशिश करेगा और डाइवर्ज, ऐसे ही ये इधर फोकस पे आने की कोशिश करेगा और डाइवर्ज। तो इमेज तो एट F1 बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। समझ में आई बात बच्चे। कॉनकेव लेंस के केस में पहली बात तो लेंस डाइवर्जिंग होता है और दूसरी बात वर्चुअल और
इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। अब इसको इन फ्रंट ऑफ द लेंस कर दो। अगर रे पैरेलल आ रही है तो वही फोकस से पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन डाइवर्ज कर गया ए और बी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो स्ट्रेट निकल जाएगा। तो आपकी इमेज कहाँ पर बनी? इधर बन गया ए डैश एंड, आई बात समझ में? ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनी? फॉर्म्ड एट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, पहली चीज। दूसरी चीज डिमिनिश्ड बनी। कैसे बनी? डिमिनिश्ड बनी। दूसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक समझ में आ गई? पक्का सबको क्लियर है? ठीक है। आपका कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। ठीक है बच्चे, इसके बाद अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन, किसकी बात करें? साइन कन्वेंशन। अच्छा, एक तो आपका साइन कन्वेंशन एंड द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस एंड लेंस फॉर्मूला। और कौन सा है हमारा? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज 1/v माइनस 1/, इज इक्वल टू 1/। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/। आपको पता है, अगर साइन कन्वेंशन की बात करूं तो सेम है। अगर आप लेंस को अपने उस पे रखते हो एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद ऑप्टिकल सेंटर एट द ओरिजिन, तो जो चीजें ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो, जो लेफ्ट साइड में है वो और जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव है। तो साइन कन्वेंशन सेम है। अगर मैं बात करूं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के केस में फोकस तो दोनों तरफ है। f1 ट्वाइस ऑफ f1, f2 ट्वाइस ऑफ f2। फिर से इधर क्या आ गया? f1 ट्वाइस ऑफ f1, f2 ट्वाइस ऑफ f2। आई बात समझ में? हाँ। अब फोकस जो यहाँ पे डालना है उसका साइन क्या डालोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग? अगर रे आपकी इधर पैरेलल आ रही है तो वो कौन से फोकस पे जाती है? f2 राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? राइट साइड है। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। फॉर इधर क्या हो गया? फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इधर क्या होता है बच्चे? आपकी अगर कभी रे पैरेलल गई तो वो तो डाइवर्ज कर जाती है, तो कौन से फोकस पे जाती है? f1 पे जाती है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो एक बात याद रखना, फॉर कॉनकेव लेंस द फोकल लेंथ इज, फॉर कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो वन इज इन वन केस इट इज पॉजिटिव, इन अदर केस इट इज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? पक्का? अगर रियल इमेज बना रहा है, इफ योर कॉन्वेक्स लेंस इज मेकिंग रियल इमेज, तो इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि वो इस साइड बना रहा होगा ना। रियल इमेजेस कहाँ पे बनती हैं?
राइट हैंड साइड पर। तो फॉर रियल इमेजेस द image distance will be positive. For real images, the image distance is positive. और वहीं पर अगर वर्चुअल होगा तो for virtual images, the image distance is negative, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। ये बात समझ में आ गई। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा कहाँ पर रखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट? पावर ऑफ लेंस, आपको पता है हर लेंस का कुछ पावर होता है। पावर वाले चश्मे होता है ना, उसमें जो लेंस लगाया जाता है उसमें पावर होता है। पावर कौन डिटरमाइन करता है? फोकल लेंथ। कौन डिटरमाइन करता है? फोकल लेंथ। तो ये बात याद रखना, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन, जहां पर फोकल लेंथ को कैसे लिया जाता है? इन मीटर। ये बात याद रखना, वेयर फोकल लेंथ must be in meters। आई बात समझ में? सेंटीमीटर में लोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है जी? डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। कैन यू कैलकुलेट द पावर? कैलकुलेट द पावर of a concave lens with focal length is equals to 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चे, सॉरी कॉनकेव लेंस है, तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? तो ये क्या हो गया? -100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर 100 कर ले, हाँ। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हुआ? -1 मीटर। पावर कितना आ जाएगा? -1 अपॉन -1 मीटर विच इज इक्वल टू -1 डायोप्टर। कितना आ गया? -1 डायोप्टर। समझ में आया? तो कभी भी अगर आप कॉनकेव लेंस के लिए अगर पावर निकाल रहे हो तो कितना होगा? नेगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल रहे हो तो पॉजिटिव। समझ में आई बात? और बच्चे अगर आप मल्टीपल लेंस यूज कर रहे हो तो अगर आप मल्टीपल लेंस यूज कर रहे हो तो क्या होगा? हाँ, मान लो अगर आपका एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर कुछ थी, ठीक है, P1, इसकी पावर
P2 इसकी पावर P3। तो इनकी कॉम्बिनेशन में पावर कैसी आएगी जी? कॉम्बिनेशन में इनकी पावर क्या होगी? ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? अगर किसी की पावर पॉजिटिव में है तो मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। और अगर नेगेटिव में है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरे चश्मे का जो पावर है दैट इज -1.5, कॉनकेव लेंस है। और अगर पॉजिटिव 1.5 है तो कॉन्वेक्स लेंस है। और डायोप्टर अपने आप उसके अंदर लगा लेना, क्योंकि पावर हमेशा किसमें होती है? डायोप्टर में। आगे बात समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? आप लोगों ने मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रखा है, ट्राई टू कोरिलेटेड विद दैट। ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, न्यूमेरिकल्स अभी और भी हैं इसके। ठीक है, वो सब भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के इसके चैप्टर के क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।